स्टोरी की शुरुआत होती है 1912 में, जहाँ बर्फ से भरे रास्ते पे रूथ नाम की एक औरत जा रही होती है, जहाँ नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए कुछ देर के लिए वो रुक जाती है। एट द सेम टाइम एक ट्रेन रुकती है स्टेशन पे। स्टेशन चीफ गुस्ताव जिसको देख रहा होता है, तभी प्रेग्नेंट रूथ बर्फ पर चक्कर खा के गिर जाती है एक्सीडेंटली, जिसे एक बूढ़ी औरत देख लेती है जिनका नाम मिस ब्रिजसन होता है। वो रूथ की हेल्प करती है। रूथ उस बूढ़ी औरत को बताती है 2 से 3 महीनों में बच्चा होने वाला है। तभी बर्फ पर मिस ब्रिजसन खून देखते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि रूथ सही नहीं है। तभी बूढ़ी औरत दौड़ते हुए स्टेशन जाती है गुस्ताव के पास, क्योंकि वो रूथ का हस्बैंड होता है। गुस्ताव अपनी वाइफ को अपनी बाहों में लेता है और सेकंड फ्लोर पे चला जाता है, जो उसका घर होता है रेलवे स्टेशन पर। रूथ बहुत जोरों से चिल्लाती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि बच्चा अभी ही होने वाला है। बूढ़ी औरत गुस्ताव को कहती है कि चाहे वो डॉक्टर को बुला लाए। रूथ रोने लगती है और कहती है कि भगवान उसकी रक्षा करे। गुस्ताव डॉक्टर लाविन को बुला ले आता है और प्रार्थना करता है कि वो इस मुसीबत को झेल पाए। डॉक्टर आता है और रूथ के कमरे में चला जाता है। फाइनली बच्चे का जन्म होता है और बूढ़ी औरत डॉक्टर को बहुत ही सरप्राइज होकर देखती है। डॉक्टर कहता है कि उसने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। इससे पहले रूथ बच्चे को जन्म देने का दर्द नहीं सह पाती और डॉक्टर की कोशिशों के बावजूद वो मर जाती है। तभी गुस्ताव वहाँ आता है अपनी वाइफ को आखिरी अलविदा कहने के लिए। गुस्ताव इसके लिए किसी को कोई दोष नहीं देता और वो तभी बच्चे की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है कि ये तो एक ऊन का गोला है। मिसेस ब्रिजसन से सांत्वना देती है और कहती है कि बच्चा कुछ दिनों में सही हो जाएगा, तब तक के लिए वो बच्चे को अपने पास रख लेगी। तभी गुस्ताव स्टेशन पर बाहर निकलता है और रूथ से उसकी पहली मुलाकात याद करता है। कुछ सालों पहले रूथ इस गांव में एक म्यूजिक टीचर के हैसियत से आई थी। तभी से रूथ और गुस्ताव की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। गुस्ताव अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है, जो वक्त से पहले ही गुजर गई। कुछ दिनों बाद गुस्ताव अपनी बीवी के लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज करता है। उसी दिन उसकी बेटी का नामकरण भी होता है, लेकिन अपनी बीवी के मरने के गम में उसने अपनी बेटी का कोई नाम अभी तक सोचा नहीं था। तभी डॉक्टर लिवाइन एक नाम सजेस्ट करते हैं, ईवा, क्योंकि ईवा एक बंदर के जैसी दिख रही थी, जैसे प्रिमिटिव ह्यूमंस दिखाई दिया करते थे। गुस्ताव मान जाता है और ईवा का नामकरण शुरू हो जाता है। मिस ब्रिजसन तभी ईवा को सभी लोगों की नजरों से दूर ले जाते हैं। उसके बाद रूथ का फेयरवेल स्टार्ट होता है। तभी चर्च में वे सारे आए हुए लोग गुस्ताव के बच्चे के बारे में बातें करने लगते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तभी लोकल न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है वो कहता है कि फ्यूनरल पर जानबूझ के इतना खर्चा किया गया है बच्चे की सच्चाई छुपाने के लिए। तभी मिस ब्रिजसन बच्चे को बहुत दुलार कर रही होती, लेकिन ये चीज मिस्टर ब्रिजसन को अच्छी नहीं लगती। मिस्टर ब्रिजसन गुस्ताव के पास आकर कहता है कि वो अपनी बच्ची को अपने घर वापस ले आए, क्योंकि उसके फर अभी तक गिरे नहीं है। तभी डॉक्टर लिवाइन बच्चे को संभालने के लिए एक नर्स का इंतजाम करते हैं, एक 17 साल की लड़की जिसने हाल ही में अपना बच्चा खोया है, जिसे उसकी फैमिली ने उसके घर से निकाल दिया है। गुस्ताव को ये बात सही लगती है। फिर मिस ब्रिजसन ईवा को घर ले आती है, जहाँ हैना बच्चे को देख डर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद रियलाइज करती है ये तो एक छोटी सी बच्ची है जिसे प्यार चाहिए बस। कुछ देर बाद एक डाकिया आता है गुस्ताव को उसका पार्सल देने के लिए। तभी वो ईवा को देखता है हैना के हाथों में, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और भूल जाता है कि क्या करने आया था। स्टेशन से निकलते वक्त रास्ते पर वो लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर से मिलता है। तभी मेलमैन उसे उस बच्चे के बारे में बताता है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। तभी एडिटर मेलमैन को डराने के लिए कहता है कि हो सकता है बच्चे के दांतें सांप के जैसे हो और उसकी पूंछ भी हो। मेलमैन एडिटर को कहता है कि बच्चे के बारे में ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एडिटर ईवा के बारे में एक डिटेल आर्टिकल लिख देता है। अब शहर वाले गुस्ताव के पीठ के पीछे ईवा के बारे में कहने लगते हैं कि उसकी बच्ची जानवर के जैसे दिखती है। गुस्से में गुस्ताव घर आता है और हैना को कहता है कि वो ईवा को लेकर दरवाजे और खिड़कियों के पास कभी नहीं जाएगी। वह ईवा को कमरे में बंद रखने को कहता है। हैना डर जाती है और कहती है कि वो ऐसा ही करेगी, लेकिन हैना गुस्ताव को बच्चे को सुनसान जगह पर घुमाने की परमिशन ले लेती है। नेक्स्ट डे गुस्ताव बच्चे के लिए पालना लेकर आता है और हैना को अलग अलग जगह दिखाता है मैप पर, जहाँ वो ईवा को घुमाने ले जा सकती है। हैना गुस्ताव से कहती है ईवा पहली
पहली बार मुस्कुराई है। आपको ईवा को एक बार अपनी गोद में लेना चाहिए, पर गुस्ताव मना कर देता है। फिर स्टेशन पर डॉक्टर लवीन गुस्ताव के पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि टाउन में एक डॉक्टर ईवा के केस पर इंटरेस्टेड है और यहाँ आकर उसे देखना चाहता है। गुस्ताव इस बात से खुश हो जाता है। फिर कैपिटल से आया हुआ डॉक्टर ईवा को देखता है और कहता है कि ऐसा उसने पहली बार देखा है। हैना उसे बताती है कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव कर रही है। जांच करने के बाद डॉक्टर कहता है कि ईवा बिल्कुल ठीक है। 7वें महीने में हर एक बच्चा गर्भ के अंदर बहुत सारे हेयर्स ग्रो करता है, लेकिन ईवा के केस में ये अलग है क्योंकि ईवा का जन्म समय से पहले हो गया था। अब इसके बाल झड़ना नामुमकिन है। ये सुनकर गुस्ताव बहुत ही दुखी हो जाता है। अब समय है 1919। ईवा 7 साल की हो चुकी है। उसका चेहरा और बॉडी दोनों अभी भी बालों से गिरा हुआ है। गुस्ताव उसे घर से बाहर नहीं जाने देता। उसे बाहर बच्चों को खेलता हुआ देख सकती है। ईवा अपनी माँ की तस्वीर देखती है और सोचती है कि वो इतनी अलग क्यों दिख रही है। वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है और कभी कभी अपनी माँ को सपनों में भी देखती है। तभी एक एयरशिप स्टेशन के ऊपर से उड़ती है। ईवा विंडो पर जाती है और उसे देखने लगती है। गुस्ताव ये नोटिस कर लेता है। वो गुस्से में घर आता है और ईवा को क्लोजेट में लॉक कर देता है। अंधेरे में ईवा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स फार्मूला विजुलाइज करती है। क्रिसमस की रात आती है जहाँ ईवा और हैना लिविंग रूम में क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे होते हैं। गुस्ताव न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। हैना कहती है कि उन्हें टाउन में लोकल बच्चों के साथ क्रिसमस मनाना चाहिए। ईवा ये सुनकर खुश हो जाती है। गुस्ताव तभी हैना को चुप रहने को कहता है। बाद में ईवा अपने पिता से क्रिसमस सेलिब्रेशन दिखाने को ले जाने की गुजारिश करती है, लेकिन गुस्ताव इस बात से डर जाता है कि टाउन के लोग ईवा के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और ईवा का मजाक बनते नहीं देख सकता। ईवा सैड हो जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। गुस्ताव दुखी हो जाता है और बाद में डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी के लिए एक पार्टी रखेगा। वह अपनी बेटी के लिए जूते और लाल रंग की ड्रेस खरीद कर लाता है और हैना उसे एक मोतियों की माला पहनाती है। ईवा अपने आप को एक राजकुमारी की तरह देखने लगती है। पूरा परिवार पार्टी के लिए जाता है। पूरा शहर वहाँ आया हुआ होता है। लोग उत्सुक होते हैं ईवा को देखने के लिए। पार्टी में आया हुआ एक बच्चा ईवा की तरफ आता है और पूछता है उसके बाल गर्म तो नहीं। ईवा सर हिलाकर कहती है हाँ। सारे बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते हैं। डिनर के बाद एक मैजिशियन मैजिक परफॉर्म करता है। मैजिशियन मैजिक से अपने बैग से एक अंडा निकालता है और वो बच्चों के पास जाता है और उन्हें भी ये करने को कहता है। फिर वो ईवा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका मास्क बहुत अच्छा है। फिर उसे पता चलता है कि वह मास्क नहीं है। अनजाने में वो ईवा का मजाक उड़ा देता है, जिससे सारे बच्चे हंसने लगते हैं। इससे ईवा गुस्सा हो जाती है और मैजिशियन पर अंडा फेंक कर मार देती। तभी सभी लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। ईवा बहुत अकेला फील करती है और गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। उसे शांत करने के लिए गुस्ताव उसे क्लोजेट में लॉक कर देता है। यहाँ वो फिर से फॉर्मूला विजुअलाइज करती है। अगले दिन सुबह वो अपने पिता से उसकी एक फोटो बनाने को कहता है। उसे गुस्ताव टाल देता है। ईवा खुद से एक ट्रेन का चित्र बनाती है। जब गुस्ताव घर से बाहर जाता है तो ईवा अपने नए फ्रेंड इस्करा से मिलती है। इस्करा स्टेशन का नया टेलीग्राफ ऑपरेटर होता है। ईवा अपना ड्राइंग इस्करा को दिखाती है। इस्करा खुश होकर ईवा को टेलीग्राफ कैसे काम करता है वो दिखाता है। तभी वो गुस्ताव को आता देख टेबल के नीचे छुप जाती है। बाद में इस्करा ईवा को एक पेपर देता है जिसपे मॉस्को लिखा हुआ होता है। कुछ दिनों बाद गुस्ताव के घर कुछ लोग डिनर पर आते हैं। उसी वक्त दूसरे रूम में ईवा मॉस्को चलाना सीख रही होती है। गुस्ताव ये देखकर समझ जाता है कि वो इस्करा से बात कर रही है और गुस्सा हो जाता है। ईवा गुस्ताव के गुस्से को और बढ़ाती है और कहती है कि वो भी टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना चाहती है। जब सारे गेस्ट चले जाते हैं तो गुस्ताव ईवा को फिर से पेंट्री में लॉक कर देता है। ये देख हैना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ईवा को बाहर निकलने दे, लोगों से बात करने दे। हैना ये भी मांग रखती है कि ईवा को स्कूल जाने देना चाहिए। गुस्ताव के मना करने पर हैना घर छोड़कर चली जाती है। गुस्ताव और ईवा अब अकेले हो जाते हैं। गुस्ताव ईवा के बाल संवारता है। तभी ईवा गुस्ताव से कहती है कि वो उसका चित्र बनाए, लेकिन गुस्ताव ईवा को फिर से मना कर देता है। ईवा इस बात से खिल्ला जाती है। वह लोगों से मिलना जुलना मिस करती है और तरस जाती है
है कि वो दूसरे लोगों के जैसी क्यों नहीं है। रात में जब गुस्ताव सो रहा होता है तो ईवा उसके रूम में आकर उसके सेविंग का सामान ले जाती है और तभी अपने हाथों को शेव करने लगती है। लेकिन गुस्ताव ये देख लेता है और ईवा को बहुत डांटता है। ये देख वो हैना को फिर से बुलाने की सोचता है। वो हैना के घर जाता है और उसके सारे डिमांड पूरी करने की बात करता है। फिर ईवा इस्करा से मिलती है और इमीडिएटली ईवा को एक टेलीग्राफ स्टेशन गिफ्ट में मिलता है, जिससे वो जब चाहे इस्करा से बात कर सकती है। ईवा अपनी सारी परेशानियां अपने दोस्त के साथ शेयर करती है। वो उसे ये भी बताती है कि वो स्कूल नहीं जा सकती। हैना इस बारे में कुछ करने को सोचती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और बहुत मासूमियत से ये कहती है कि वह ये बात गवर्नर को बता देगी कि डॉक्टर की सलाह पर एक बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है। डॉक्टर कोई मुसीबत नहीं चाहता और वह इस बात के लिए राजी हो जाता है। लेकिन गुस्ताव अभी भी इस बात को नहीं मानता। ईवा स्कूल जाने लगती है, लेकिन बच्चे अभी भी उसके बारे में उसकी पीठ के पीछे बातें करते हैं। लेकिन स्कूल के बाद बाहर बच्चे ईवा को परेशान करते हैं। वो उसे धक्का देते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसके बाल भी नोच देते हैं। जब ईवा घर आती है तो फटाफट कपड़े चेंज करके डिनर करने बैठ जाती है, जैसे स्कूल में कुछ हुआ ही नहीं। वह अपने पिता और हैना से कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। समय बीतता है। अब ईयर 1926 आ जाता है। ईवा अब 14 साल की है। स्कूल के बच्चे अभी भी उसे परेशान करते हैं, जिसकी वजह से ईवा क्लास बंक करना शुरू कर देती है। ईवा अपना समय नदी के किनारे गुजारती है, जहाँ उसे आर्विड नाम का एक बच्चा मिलता है। वह ईवा से दोस्ती करना चाहता है और उसे कॉफी भी पिलाता है। तभी वो कपड़े उतारकर नदी में छलांग मारता है और ईवा भी सेम वही चीखती है, लेकिन ईवा तैर नहीं पाती और डूबने लगती है। आर्विड उसे बचा लेता है और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। ईवा आर्विड को अपने फॉर्मूलाज के बारे में बताती है। आर्विड इम्प्रेस होकर ईवा के बालों को संवारता है। तभी ईवा को समझ आता है कि वो आर्विड से प्यार करने लगी है, लेकिन वो इमोशन को कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त गुस्ताव स्टेशन के सेफ में से कुछ पैसे चुरा रहा होता है और पूरी फैमिली डिनर करने के लिए बैठती है। तभी गुस्ताव ईवा को ये बताता है कि कोपेनहेगन से डर्मेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस के लिए ईवा को इनविटेशन आया है, जहां टॉप डॉक्टर्स स्किन डिजीजेस के बारे में बात करेंगे और ईवा की हेल्प कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए खुशी की बात होती है। फिर पिता और बेटी दोनों ट्रेन से वहां के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पिता का पुत्री के लिए प्यार और जाग जाता है और उसे डाइनिंग कार में डिनर के लिए इन्वाइट करता है। वेटर ईवा को अजीब नजरों से देखता है। गुस्ताव उसे टिप देकर भगा देता है। वो बैठ के डिनर करते हैं और गुस्ताव उसे अपनी जवानी के दिनों के बारे में बताता है। कोपेनहेगन में दोनों एक लग्जरियस होटल में ठहरते हैं। ईवा अपने आप एक प्रिंसेस की तरह महसूस करती है। फिर ईवा को गुस्ताव एक क्लिनिक ले जाता है, जहाँ उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है। वहाँ कुछ जर्नलिस्ट आ जाते हैं जो उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। ईवा फिर अंदर चली जाती है, जहाँ गुस्ताव को जाना अलाउड नहीं था। ईवा जब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रही होती है तो वहाँ एक एंड्रयू नाम का बंदा उसे मिलता है। वो भी एक यूनिक स्किन डिजीज से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से लोग उसे लिजर्ड मैन बुलाया करते हैं। एंड्रयू ईवा को अपने रूम में एक ड्रिंक के लिए बुलाता है। वो उसे एक सर्कस के बारे में बताते हैं, जहाँ पे स्पेशल तरह के लोग परफॉर्म करते हैं, जहाँ बॉनी और 2 सरों वाले लोग रहते हैं। एंड्रयू भी उसी ग्रुप का एक मेंबर है। ये सर्कस बहुत फेमस है और पूरे यूरोप में विख्यात है। ये कहानी जानकर ईवा ड्रिंक पीती है और बहुत दबा हुआ महसूस करती है। एंड्रयू के अनुसार ईवा कभी ठीक नहीं हो सकती, ना ही उसकी शादी हो सकती है और लोग उसे हमेशा बद्धा ही समझेंगे। लेकिन सर्कस में वो अपने जैसे लोगों के साथ ही होगी, जहाँ उसे अकेला फील नहीं होगा। इस स्ट्रेंज कॉन्वर्सेशन के बाद ईवा सोने के लिए चली जाती है। आधी रात को एक डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर उसे देखने के लिए आता है। वो ईवा चादर उड़ाता है और अपना हाथ ईवा के चादर के अंदर डालता है। ईवा ये महसूस करती है, लेकिन कहती नहीं। अगले दिन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है। प्रोफेसर ऑडियंस को ईवा के प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तभी ईवा पर एक ब्राइट लाइट पड़ती है, से वह अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। लेकिन प्रोफेसर उसे घूमने के लिए कहता है। रूम में बैठे डॉक्टर ईवा को देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर उस पास आकर उसे टच करने लगते हैं। वो उसके बाल नोचते हैं, काटने लगते हैं। ये सब देख ईवा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ईवा को होश आता है। एंड्रयू की बातें, डॉक्टर की हरकत देख ईवा
ईवा परेशान हो जाती है। तभी वो गुस्ताव को देखती है जो उससे मिलने आया हुआ होता है। तभी ईवा उसे घर ले जाने को कहती है। कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाता है। ईवा भी ठीक नहीं हो पाती। दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में गुस्ताव ईवा से पूछता है कि कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। वो उसके बारे में बात नहीं करती। अपने होम टाउन के प्लेटफॉर्म पर ईवा का उसके दोस्त जोरदार स्वागत करते हैं, लेकिन ईवा अपना सर झुकाकर वहां से निकल जाती है। घर आकर वो खुन्नस में रोने लगती है और सामान तोड़ने लगती है, जिसमें वो अपनी माँ की तस्वीर को भी तोड़ देती है। कुछ समय बाद एक टैक्स इंस्पेक्टर गुस्ताव के पास आता है और उसे बताता है कि अथॉरिटीज पता चल गया है कि स्टेशन के सेफ में से पैसे चोरी हो रहे हैं और अब वो चोर को पकड़ के इंसाफ करना चाहते हैं। गुस्ताव के पास अभी भी समय है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। इस दौरान ईवा अभी भी स्कूल स्किप कर रही है। वह आर्विड के साथ नदी किनारे बैठकर बातें कर रही है। वो दोनों वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ हिचकिचाहट के बाद ईवा अपना प्यार आर्विड के लिए एक्सप्रेस करती है, लेकिन आर्विड उसे सिर्फ गले लगाता है। गुस्ताव की सेहत गिर रही है। डॉक्टर उसे बड़े अस्पताल जाने को कहता है। वो एक बड़े अच्छे अस्पताल में जाते हैं। फिर ईवा को ये महसूस होता है कि उसके पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन ईवा के पूछने पर भी गुस्ताव उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ ईवा सुंदर औरत को देखती है। एक दिन ईवा उस औरत से नदी के किनारे मिलती है। उस खूबसूरत औरत का नाम भी ईवा ही होता है, लेकिन वो ईवा से बहुत बड़ी है। वह 55 साल की होती है, लेकिन अपनी उम्र से काफी जवान दिखती है। वो ईवा से कहती है कि उसकी जवानी का राज वो अमीर लोग हैं जो उसकी खूबसूरती के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का खर्चा उठाते हैं। अब वो स्नेल थेरेपी एंजॉय कर रही है। इससे पहले वह वेल के आंसुओं में नहा चुकी है, लेकिन वह एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। यंग ईवा उससे इम्प्रेस हो जाती है और पूछती है क्या वो नॉर्मल इंसान को अट्रैक्ट कर सकती है। ईवा की कंडीशन देखकर वो उससे कहती है खूबसूरती समय के साथ खत्म होने वाली चीज, चाहे कोई सी भी थेरेपी करवा लो। वो उसे एडवाइस करती है कि खुद में विश्वास करो और फ्री रहो। ईवा जब घर वापस आती है तो सबसे पहले वो आर्विड से मिलने जाती है। वो आर्विड को कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे, लेकिन वो आर्विड को किसी और के साथ देखकर अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ईवा इस्कर को सारी बातें बताना चाहती है, लेकिन इस्कर अपने ऑफिस में नहीं होता। इस्कर और गुस्ताव ऑफिस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। गुस्ताव इस्कर पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहता है। इस्कर ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गुस्ताव भी पैसों की चोरी कर रहा है। गुस्ताव ये कहता है कि ये सब कुछ उसने ईवा के लिए किया है ताकि ईवा को कुछ न करना पड़े। इस्कर गुस्ताव से गुस्से में कहता है कि वो पहले ही ईवा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ईवा को कैपिटल जाना चाहिए और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन गुस्ताव ये नहीं मानता कि ईवा को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। इस्कर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इस्कर को वहाँ से जाता देख ईवा अपने पिता से कहती है कि इस्कर को रोक ले। तभी ईवा को अपने पिता की चोरियों के बारे में पता चलता है। से ईवा दुखी हो जाती है और अपने पिता को कभी माफ नहीं कर पाती, लेकिन गुस्ताव अपनी बात पे अड़ा रहता है। तभी ईवा ट्रेन के पीछे भागते ही अपने दोस्त का नाम पुकारते हुए, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस्कर जा चुका है बिना गुड बाय किए हुए। समय बीतता है, विंटर आ गया होता है। ईवा अपने पिता को सर्कस ले जाने को कहती है, जहाँ स्पेशल एबिलिटी वाले लोग परफॉर्म करते हैं। यही उसका बर्थडे गिफ्ट होगा। ऐसा ही एक सर्कस उनके टाउन में आया था। फिर पूरी फैमिली सर्कस देखने के लिए जाती है। यहाँ सबसे पहले वो साइमीज ट्विन को देखते हैं, फिर एक बौनी औरत और सबसे लंबा इंसान आता है। बाद में एक आदमी आता है जिसके शरीर पर सिर्फ बाल ही बाल होते हैं। गुस्ताव को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो पूरी फैमिली को घर वापस ले जाता है, लेकिन सर्कस का जो डायरेक्टर होता है वो किसी तरह ईवा को देख लेता है। फिर अगले दिन वो गुस्ताव के पास आता है और ईवा को उसे देने को कहता है। सर्कस डायरेक्टर गुस्ताव को ये प्रॉमिस करता है कि वो ईवा को फेमस और रिच बना देगा, लेकिन गुस्ताव इस बात के लिए मना कर देता है। ईवा उनकी बातें सुन लेती है। फिर वो अपने पिता के एब्सेंस का फायदा उठाकर सर्कस ट्रुप से मिलने जाती है। यहाँ पे वो फिर से एंड्रेस
से मिलती है और सर्कस के डायरेक्टर से भी। ईवा ट्रुप ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। फिर घर पर हैना को ईवा का गुड बाय लेटर मिलता है और वो तुरंत सर्कस की जगह पर जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, सर्कस वाले वहाँ से चले गए थे। हैना ये सारी बातें गुस्ताव को बताती है। कुछ समय बाद ईयर 1931 में अब ईवा 19 साल की हो चुकी है। वो अभी भी सर्कस में है और लोग उसे अब लायन गर्ल के नाम से जानते हैं। ईवा अब अच्छे पैसे कमा और बचा दोनों रही है। वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहती है। एक रात अचानक ईवा अपना सामान पैक करती है और चुपके चुपके सर्कस छोड़कर चली जाती है। कुछ समय बाद ईयर 1936 में ईवा अब 24 साल की हो चुकी। अब वो एक मैथमेटिक्स टीचर है सोरबॉन में। स्टूडेंट और टीचर ईवा की दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसे एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है जहाँ उसकी स्पीच लोगों में सनसनी पैदा कर देती है। अब कोई भी ईवा का मजाक नहीं उड़ाता। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद डिनर के वक्त ईवा एक लेटर रिसीव करती है जो उसे घर आने पे मजबूर कर देती है। यहाँ उसे हैना मिलती है। वो ईवा से अपनी आंखें नहीं और उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है। हैना ने ही ईवा को लेटर लिखा था क्योंकि ईवा के पिता की डेथ हो चुकी थी। फ्यूनरल के बाद ईवा पेरिस जाने के लिए तैयार होती है। तभी हैना उसे अपने कमरे में से कुछ यादगार ले जाने को कहती है, लेकिन ईवा मना कर देती है क्योंकि उसे पुरानी चीजें नहीं चाहिए होती। वहीं प्लेटफॉर्म पर जब ईवा जाने लगती है तो वो हैना को एक एक्सपेंसिव नेल केयर प्रोडक्ट देती है जो पेरिस से लाई हुई होती है। ट्रेन के जाने का वक्त हो जाता है। तभी हैना ईवा को एक लिफाफा देती है जिसमें गुस्ताव की कुछ चीजें होती हैं और उसे जोर से गले लगाती है। ट्रेन पर बैठने के बाद ईवा वो लिफाफा खोलती है जिसमें उसके पिता के द्वारा बनाए हुए उसके बहुत सारे ड्राइंग्स मिलते हैं जो ईवा के ही होते हैं। ये देखकर ईवा के आंखों में आंसू आ जाता है और फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है।